हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके संचन में चैप्टर 3 टोपी शुक्ला पढ़ेंगे। इसको लिखा है राही मासूम रजा और इन्हीं का ये प्रसिद्ध उपन्यासी टोपी शुक्ला। चलिए तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त है। अब मैं आपको पार्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इस पार्ट में है क्या। एक्चुअली जब टोपी और इफ़न दो बच्चे हैं और दोनों के बीच में बहुत अच्छी मित्रता है। टोपी जो है वो अपने घर में अकेलापन महसूस करता है, इसलिए वो इफ़न के घर जाता है और उसकी दादी उसको बहुत अच्छी लगती है और उससे कहानियाँ सुनती है। और एक लेखक ने एक नज़र इस पाठ के माध्यम से ये भी डाली है कि किस तरह से औपन्यासिक अंश के माध्यम से सांप्रदायिक, जातिगत, धार्मिक और भेदभावों को समाप्त करते हुए या मानवीयता के महत्व को बताते हुए इसमें बताया है कि दो धर्म के अलग अलग बच्चों के बीच में भी किस तरह से मित्रता हो सकती है। और अगर कट्टर धर्म के पक्के लोग भी बच्चों को आपस में खेलने या रोकने से नहीं रोक सकते। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट लाइन, इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न का है, मतलब इफ़न का नाम कुछ और है, टोपी का नाम कुछ और है, पर दोनों का जो चलता नाम है, जैसे घर में जो छोटे बच्चों को कुछ अलग नाम से बोला जाता है, ऐसे इन दोनों का चलता नाम। और एक दूसरे को कैसे बोलते हैं, टोपी इफ़न को इफ़न बोलता है, इफ़न टोपी को टोपी बोलता है। इन्होंने कभी भी एक दूसरे को ओरिजिनल नाम से नहीं जाना। इफ़न को टोपी से सदा इफ़न का, इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। मतलब इफ़न को बुरा लगता था पर वो इफ़न बोलने पर बोलता कि क्या है, जैसे वो इफ़न बोलता तो उसको बोलता। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है। हिंदवी के दो नाम हैं। हिंदवी के कितने नाम हैं? उर्दू और हिंदी में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर हिंदवी के दो नाम हैं। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं। अब यहाँ एक धर्म से जोड़ दिया जाता है सिर्फ नाम को। नाम कृष्ण हो तो अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। मतलब पैगंबर भी दूध देने वाले जानवर चराते थे और श्री कृष्ण भी दूध देने वाला जानवर चराते थे। क्या? गाय। दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। मतलब नाम के बिना उनकी, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि उनके आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। मतलब दोनों के घर का पूरा सिस्टम अलग है, दोनों के धर्म अलग हैं, पर दोनों की मित्रताएं बहुत ही अटूट हैं। देखिए सेकंड, इस इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी का सुन रहे हैं। मतलब हम कहानी किसकी सुन रहे हैं? टोपी की। मतलब इफ़न की कहानी भी काफ़ी लंबी है। पाठ के माध्यम से तो हम दोनों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, पर किस तरह से टोपी की बात बताई जा रही है। परंतु हम टोपी की कहानी का सुन रहे हैं इसलिए कि मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। देखिए सेकंड का सेकंड पैराग्राफ, मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको एक कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। मतलब इफ़न और टोपी आपको हर जगह नाम देगा, पर इफ़न जगह जगह आपको दिखाई दे रहा है। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। मतलब दोनों ही अलग अलग बच्चे हैं और न टोपी इफ़न की परछाई और ना इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति, मतलब अलग अलग व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद और तौर पर हुआ है। मतलब इनकी जो परवरिश दोनों की अलग अलग तरीके से हुई है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपरा मिली है। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मतलब हमको इस पाठ को पढ़ने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी के लिए कितना जरूरी, टोपी इफ़न के लिए कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? यहाँ लेखक ये बता रहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम के भाई भाई की बात नहीं करता हूँ। मैं इस तरह की बात क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? मतलब हम क्या अपने भाइयों से कभी कभी ये कहते हैं क्या कि हम भाई भाई हैं या हमारा भाई ये नहीं है? ऐसा हम कभी नहीं कहते।
यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो भाई भाई आपस में नहीं मानते तो इसको कहने से क्या मतलब? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। लेखक ऐसा इसमें बताते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखो, मैं तो एक कथाकार हूँ। लेखक यहाँ क्या कह रहा है कि मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफन की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, मतलब दो पात्र हैं कहानी के। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। देखिए यहाँ पर आप टोपी का नाम क्या बताया गया है? बलभद्र नारायण शुक्ला। और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा है, इफन, जिसको क्या कहा जाता है? इफन। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफन। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इफन के दादा और परदादा दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाए, मतलब उनकी लाश को कहीं और नहीं दफनाया जाए। कहाँ ले जाया जाए? करबला ले जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली, मतलब वो यहाँ हिंदुस्तान में आए नहीं थे। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ था वह बढ़कर इफन का बाप हुआ। मतलब जो मौलवी थे, इफन के दादा और परदादा, वो हिंदुस्तान में नहीं थे। उन्होंने यहाँ कभी, मतलब वो यहाँ आए नहीं, पर हिंदुस्तान में जो पहला बच्चा था वो इफन के पापा थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। जब इफन के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। मतलब उन्होंने अपनी वसीयत में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मेरी लाश को करबला ही ले जाई जाए। उन्होंने अपनी वसीयत में ऐसा नहीं लिखा था। ये एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए और जब ये मरे तो उनको हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में ही दफन किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। इफन की दादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी, मतलब बड़ा नियम वियम रखती थी और नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। परंतु अब जब कोई घर से जाने लगता तो वो दरवाजे पे पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती थी और मांस का सजदा भी जरूर उतराती थी। मतलब ये उसका एक सिस्टम था कि जब कोई भी घर से निकलता था तो वो पानी का घड़ा रखते थे और मतलब नज़र उतारते थे, सज का उतारते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। इफन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटों को चेचक निकली, मतलब इफन के पापा को, जब हम ऐसा बोलते ना कि चेचक निकलना, चेचक हमारी जो मालवी भाषा होती है हम उसमें ऐसा बोलते हैं कि माताजी निकलना। तो जब इफन के पिताजी को चेचक निकली तो वो चारपाई के पास, मतलब इफन के पिताजी जिस पलंग पे सोए थे उनके पास खड़े होके एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मेरे बच्चे को माफ़ करियो। मतलब वो पक्की मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म में माता का नाम लेते हुए अपने बच्चे को माफ़ करने की बात कही। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई थी। मतलब इफन की जो दादी थी वो पूर्व देश की रहने वाली थी और 9-10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और उनको शादी करके कहाँ लाया गया? लखनऊ। परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही, मतलब उसने अपने मायके की भाषा कभी नहीं छोड़ी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही। किंतु इस साल के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था, किंतु इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का। मतलब मौलवियों के घर गाना बजाना नहीं होता था, पर इफन की दादी थी कि उनकी बेटे की शादी हो तो वो खूब गाना बजाना करे, क्योंकि वो पूर्व देश में जब उन्होंने हिंदुओं परिवार में देखा था कि गाना बजाना होता है और बड़े धूमधाम से काम होता है, पर ऐसा मौलवी के परिवार में नहीं था। मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है? बेचारी दिल मसोर कर रह गई, मतलब मन मार के बैठ गई। हाँ, इफन की छठी पर उन्होंने जी बरकत जश्न मनाया। इफन की छठी पे मतलब जन्म के छठे दिन बाद जो पूजा हुई उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से जश्न मनाया। बात यह थी कि इफन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, क्योंकि इफन के दादा मौलवी थे तो उन्होंने कभी गाना बजाने करने नहीं दिया। मर्दों और औरतों के बीच फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। मतलब यहाँ इफन का कुछ चेहरा नक्शा किससे, दादाजी या पिताजी से मेल खाते ना, ऐसा हम बोलते हैं कि आनुवंशिकता, कि कभी कभी परिवार में कैसा होता है बच्चा दिख ही जाता है, उसके बारे में यहाँ थोड़ा बताया गया है। देखिए नेक्स्ट, इफन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी। इफन की जो दादी थी वो थी तो मुस्लिम परिवार में, लखनऊ जब आई तो कहाँ ही मुस्लिम परिवार, पर वो किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, वो एक ज़मींदार की बेटी थी। बल्कि वो एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई, मतलब उनके घर पे काफ़ी दूध घी था, गाय और ये बहुत सारे पशु रखे होंगे तो उनके घर में काफ़ी ठाठ था दूध घी का। परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हंडियों में असामियों
कि यहाँ से लाया जाता था, मतलब दूसरों के यहाँ से लाया, अगर उनके घर पे भी नहीं थी तो वो वहाँ घी और दूध काफ़ी था उनके मायके में, और दूसरों के यहाँ से जब लाया जाता था बस मायके जाती तो लपड़ थपड़ जी भर कर खा लेती थी। मतलब लखनऊ में तो उसे मिलता नहीं था, पर जब भी मायके जाती थी तो बड़े जी भर के खा लेती थी। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता था, मौलवियों की तरह उनके वापस उसे बन जाना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते, मतलब ना कुछ समझते बुझते, बस मौलवी ही हमेशा बने रहते थे। उनको ये अपने मिस्टर से थोड़ी सी शिकायत थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा जौनू, तू उसे हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज देना। मतलब वो जब पूर्वी भाषा बोलती थी तो पूर्वी भाषा में उसने थोड़ा सा अपने आप को बताया कि अगर तेरे को मेरी लाश संभालने में नहीं आए तो तुम ऐसा करना कि मेरी लाश को मेरे पैर पहुंचा देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें ये याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है, घर वाले कचहरी में हैं या घर कस्टोडियम का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। इसका उसकी दादी के बारे, इरफान की दादी के बारे में बताया कि वो थोड़ी सी बिगड़ के अपने बच्चे से बोली कि कभी मैं मर जाऊँ, तेरे को मेरी लाश संभालने में नहीं आया तो तू मेरे मायके पहुंचा देना। पर वो बूढ़ी हो चुकी थी। इरफान की दादी, उसे ये नहीं पता था कि मेरा घर अब कहाँ है और किस जगह है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, ये कथाकार का ख्याल है। मतलब सिर्फ कथाकार ऐसा सोचता है कि मरते समय व्यक्ति अपने खूबसूरत सपने देते हैं, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं। लेखक के बारे में यहाँ ऐसा बताया गया कि लेखक अभी तक जिंदा है। मरने के लिए क्या कंडीशन होता है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम तो हम इरफान की दादी की बात कर रहे थे कि इरफान की दादी को मृत्यु के समय, मतलब कुछ समय पहले तक अपने इरफान की दादी को मतलब अपना घर याद आया, क्योंकि बुढ़ापा में तो सब कुछ भूल जाते कि कहाँ था कैसे था, और काफ़ी समय बाद सब कुछ माहौल चेंज हो जाता है। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। जो इरफान की दादी का मायका जो था वो क्या था, कच्ची हवेली। कच्ची इसलिए थी कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बिजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था। उन्होंने अपने आंगन में या पास में एक पेड़ लगाया था आम का, जो उन्हें याद आया और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसे ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। मतलब वो अपने मायके की याद को और बातों को याद करते हुए बताती कि मुझे ना तो करबला जाना ना नजफ कैसे जाना है। मतलब जहाँ भी तुम्हें मेरा मुझे दफनाना हो दफना देना, इस तरह से वो याद करते हुए अपने मायकों को याद करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। वो बनारस के फातमेन में दफन की गई। मतलब जब इरफान की दादी की मृत्यु हुई तो उन्हें बनारस के फातमेन में दफन किया गया था, किंतु मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। कारण क्या था कि जब जो इरफान के जो पिता थे वो वहीं पोस्टिंग थी उनकी, जो जॉब कर रहे थे वो वहीं थे। इरफान स्कूल गया हुआ था। उस दिन की बात है जिस दिन इरफान की दादी मरी थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। मतलब इरफान की दादी को सब बीबी के नाम से ही जानते थे। बीबी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। ठीक है, ये आपको यहाँ तक आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा होगा कि आखिर ये दादी क्या है, इरफान क्या है, टोपी क्या है। अब हम पूरी एक स्टोरी पे आएंगे आगे, उसमें बताया गया। अभी तक हमने इरफान की दादी के बारे में पढ़ा, अब हम इरफान और टोपी के बारे में पढ़ेंगे। इरफान तब चौथे में पढ़ता था, मतलब चौथी में पढ़ता था, और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। मतलब इरफान की जो मुलाकात टोपी से हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। इरफान अपनी दादी से बड़ा प्यार करता है। इरफान एक छोटा बच्चा है और टोपी भी एक छोटा बच्चा है। चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसकी जो एज होती है वो एक बचपन पर बताया गया है कि इरफान भी छोटा है और टोपी भी छोटा है। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुसरत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार दिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुसरत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। नुसरत तो उनकी छोटी बहन थी, तो वो क्या करती थी कि कभी कभी खेलते खेलते इरफान की कॉपियों पे पिक्चर बना दिया करती थी या बिगाड़ दिया करती थी। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारपरी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब का वली और हातिम ताई, पंच फुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी।
मतलब दादी इफ़न को कई तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार जागता है पाक परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक भाषा रहा। इस तरह से वो पूर्वी भाषा को बोलते हुए कहानी सुनाती थी। और ये जो पूर्वी भाषा थी वो इफ़न को बड़ी अच्छी लगती थी। इफ़न भी बोलना चाहता था पर उसके पिताजी उसको कभी पूर्वी भाषा नहीं बोलने देते थे। नेक्स्ट पेज पर देखिए, दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्काया। उसे तो अच्छी भली लगती थी परंतु अब भी नहीं बोलने देते थे, या अब्बू जो पिताजी थे उनके वो नहीं बोलने देते थे। और वह जब दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती, मोरा काहे बेटा, अनपढ़ गवार की बोली तू काहे को बोलने लगी हो, तू अपनी अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। मतलब वो अपनी पूर्वी भाषा या थोड़ी सी गांव की भाषा में बोलती थी कि अब मोरा क्या है, मतलब मेरा क्या है, मैं तो अनपढ़ गंवारों की भाषा बोलती हूँ और तू तेरे पापा की भाषा ही बोला कर। तू भाषा का किस की तुरंत एक ठो हिरन मार लिवाया। इस तरह कहानी सुनाते हुए अपने पूरी भाषा में ही वो कहानी को शुरुआत कर देती थी। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। मतलब अब यहाँ टोपी का वर्णन भी आया है। देखिए टोपी कौन था, इफ़न का दोस्त। इफ़न और टोपी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर टोपी जब इफ़न के घर आता है और उसकी दादी की इस तरह की पूर्वी भाषा सुनता है तो वो भी उसके दिल में उतर गई और उसे भी वो बहुत अच्छी लगी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की लगी। मतलब टोपी की माँ भी कुछ इस तरह की ही भाषा बोलती थी, जैसे हम गंवारों की भाषा बोल सकते हैं कि इस तरह की भाषा बोलती थी। तो उसको लगा कि इफ़न की दादी और टोपी की माँ लगभग एक जैसी भाषा बोलती थी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी। किसको, टोपी को नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। इफ़न के अब्बू मतलब इफ़न के पापा और टोपी की दादी, इन दोनों की भाषा एक जैसी थी। मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड में वो बात करते थे। वह जब इफ़न के घर आता जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता था। मतलब टोपी जब भी इफ़न के घर आता था तो वो अक्सर उसके दादी के पास ही बैठता था। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती थी। मतलब क्या होता था कि इफ़न और टोपी जब दादी की भाषा बोलना शुरू कर देते थे कभी कभी, तो उनको कोई डांट देता था, अब्बू और कोई, और फिर जब उनको डांट पड़ती थी तो दादी उनको बचा लेती थी। ते काहे को जाते उन सबन के पास मुंह पिटाने को झाड़ू मारे, चल इधर आ। मतलब इफ़न को उसके घर में कभी मम्मी या कोई भी डांट देते थे किसी भी बात पे, है ना, सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं, किसी बात पे, तो उसकी दादी उसको बड़ा बचाव कर लेती कि तू उनके पास क्यों जाता है, वो तुमको झाड़ू मार देगी, चल इधर आ। वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता था, अमावट बन जाता था, तिलवा बन जाता था और वो चुपचाप उनके पास चला जाता था। कौन, इफ़न। अब देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ, तोरी अम्मा का कर रही। कौन बोलती है, इफ़न की दादी टोपी से। दादी हमेशा यही से बात शुरू करती थी टोपी से, जो इफ़न का दोस्त है ना। पहले तो वह चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि अम्मा का मतलब माता होता है, कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा। अम्मा, वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुबलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। किसमें, भृगु नारायण शुक्ला के घर में, मतलब जो टोपी के पिता थे। यानी खाना मेज पर कुर्सी पर खाया जाता था। लगता था कि थालियाँ की थालियाँ, परंतु चौके पर नहीं। यहाँ बताया गया है कि जो टोपी के घर का माहौल किस तरह था कि कोई मतलब नीचे बैठ के खाना नहीं खाते थे। वो क्या करते थे, सब खाना मेज कुर्सी पर बैठ के खाते थे। लगते तो थालियाँ ही थी परंतु चौके पर बैठ के, मतलब टेबल कुर्सी पर बैठ के। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। सब सिचुएशन कुछ इस तरह की है, हमें थोड़ा सा कल्पना करना पड़ेगा कि सभी परिवार के लोग बैठे हुए हैं, सभी मेज कुर्सी पर बैठ के खाना खा रहे हैं और टोपी को बैंगन का भुर्ता बहुत पसंद था और उस दिन बैंगन का भुर्ता बना था। तो वो क्या बोलता है उस दिन कि राम दुलारी खाना परोस रही थी। राम दुलारी कौन थी, टोपी की माँ। और टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी शब्द, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, अम्मी शब्द सुनते ही कैसी स्थिति होती। मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया।
अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये सुभद्रा देवी कौन थी? सुभद्रा देवी जो थी वो टोपी की दादी थी, जो टोपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो अम्मी शब्द, क्योंकि हिंदू, टोपी के घर वाले कट्टर हिंदू थे और इफ़न के घर वाले जो थे वो कट्टर मुस्लिम थे। पर जब हिंदुओं के घर में अम्मी शब्द सुना तो बड़ा सबको आश्चर्य हुआ। खाना खाते हुए सबके हाथ रुक गए। देखिए आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि सभी खाना खा रहे हैं और जैसे ही इफ़न ने बोला तो सबकी आंखें, सॉरी टोपी ने बोला कि अम्मी थोड़ा बैंगन का भुर्ता, तो अम्मी शब्द सुनते ही सबकी निगाहें टोपी के सामने हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। लफ्ज़ टोपी ने आंखें नचाई, लफ्ज़ का होता है माँ। ये अम्मी कहना तुमने किसने सिखाया है? दादी गर्जित। दादी ने बड़े गुस्से से बोला कि तुमने किसने सिखाया है अम्मी बोलना? ये हम हिप्पन से सीखा है। अब उसने वापस क्या बोला कि ये हम हिप्पन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। अब यहाँ बोलता है कि ये हम नहीं जानते उसका इफ़न का पूरा नाम क्या है। तो ये कौनो मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली रे बाई का, ये कौन बोलता है? राम दुलारी, मतलब टोपी की माँ बोलती थी, क्योंकि टोपी की माँ की भाषा भी कैसी थी? एक गंवारों की भाषा थी। तो वो एक गाली को संबोधित करते हुए बोलता है कि किस मियाँ के लड़के से तूने इस तरह की दोस्ती कर ली। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। अब यहाँ राम दुलारी को बड़ा गुस्सा आया, मतलब टोपी की माँ को बड़ा गुस्सा आया कि किसी मुस्लिम लड़के से तूने दोस्ती कर ली और उसकी भाषा भी तू सीख रहा है। फिर इतने में टोपी की दादी गरजती है, बहू तुमने कितनी बार कहा है कि मेरे सामने गंवारों की ये जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी, मतलब सासू बहू पर बरस गई। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अब लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी पर उनका एक देखने का थोड़ा सा चेंजेस हो गया, कहाँ से कहाँ बात चली गई। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। मतलब पिताजी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक है उन्होंने मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर ली है बेटे ने, तो उन्होंने बात को इतना वो नहीं किया और वो अपने काम में लग गए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। मतलब पिताजी को एक दिन पहले भी पता होते हुए उन्होंने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। जब ये बात हुई तो दादी को बड़ा गुस्सा आया और वो खाने की टेबल से उठकर चली गई और माँ ने क्या किया, फिर टोपी को बहुत अच्छे से पीट दिया। तो फिर जब भी ओकरा घरे, मतलब इसका मतलब ये होता है कि फिर जाएगा तो उसके घर, ये टोपी की माँ की भाषा है। हाँ अब यहाँ देखो टोपी मतलब मार खा रहा है पर वो बोलता है कि हाँ जाऊँगा मैं टिप्पन के घर, मतलब मना नहीं करता है। मार खाना जरूर सही लगा उसको, पर टोपी के घर जाना बंद नहीं करेगा। अरे तोरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊँ, मतलब तू हाँ कर रहा है, मैं तुझे मार रही हूँ उसके बाद भी इसको मिट्टी में मिलाऊँ, इस तरह से वो डांटते हुए क्या कर दिया है बच्चों को, मतलब उसको मारा है और उसको बोल रहा है कि मतलब तू मेरे मारने पर भी तू हाँ बोल रहा है तो मैं तेरी इस तरह की बात को मिट्टी में मिलाऊं, से बोलता था। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इपन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे, मतलब उसके भाई बहन जो है वो उसके कुटाई का तमाशा देखते रहे, मुन्नी बाबू और एक भैरव। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। अब उन दोनों ने क्या कर दिया और बात को बढ़ा दिया। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लड़ाया, मतलब जब टोपी की माँ टोपी को मार रही थी तो उसके जो भाई बहन थे उन्होंने क्या किया कि हमने एक बार कबाब खाते हुए देख लिया था इसको कबाबची की दुकान पर। क्या होता है राम राम राम। राम दुलारी घिना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देखा था, मतलब टोपी नहीं खा रहा था, उन दोनों को और इसने देख लिया था। पर कभी भी मुन्नी बाबू ने उसे एक इवनी रिश्वत दे दी थी, मतलब मुन्नी बाबू जब कबाब खा रहे थे और ये सारी चीज़ें टोपी ने देख ली थी तो उन दोनों ने इसको रिश्वत के तौर पर इकन्नी दे दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु चुगलखोर नहीं था, मतलब उसने कभी भी घर आके चुगली नहीं करी। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। मतलब मुन्नी बाबू की जो कबाब खाने की बात थी उसने किसको बताई थी? इफ़न को, और बाकी किसी को नहीं बताई थी। तो हमें कबाब खाते देख ही रहे हो? ना देखा रहा ओ दिन मुन्नी बाबू ने कहा, नहीं देखा है, ठीक है। इस तरह से दोनों, और उसकी मार जब पीट रही थी, माँ मार रही थी तो और ज़्यादा उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे थे।